नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया भर की खबरों के साथ, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड के बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जहां अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों, जिनमें पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया गया है और अब सजा का ऐलान होना है। 3 साल पुराने मामले में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी और सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे में पुलिस ने सील कर दिया था और सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति थी। और ये तस्वीरें भी सामने आई है, तो आपको बताते चले आखिरकार 3 साल बाद आज का दिन बेहद अहम रहा, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है वो दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है और आपको बताते चले इस दौरान और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, अब कोर्ट की तरफ से थोड़ी देर पहले सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब दोषी करार दे दिए गए हैं। कैसे माहौल वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की बात करें पूरी चाक चौबंद नजर आ रही है। जो 3 साल का इंतजार था अब खत्म हुआ। देखिए जूही, चूंकि एक लोगों को काफी उम्मीद थी कोर्ट से कि अंकिता भंडारी को, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। और फिलहाल जो ये तीनों आरोपी हैं ये दोषी करार कर दिए गए हैं और इनको क्या सजा होगी इस पर अब थोड़ी देर बाद में ही फैसला होगा कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा। और जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि जिस जघन्य अपराध को इन्होंने अंजाम दिया है उनको बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और न्यायालय की तरफ से अभी जिस तरह से इनको दोषी करार दिया गया है, तो इससे साफ तय हो गया है कि अब जल्द ही जो अदालत की तरफ से जो निर्णय आएगा, जो इनको फैसला दिया जाएगा इनके खिलाफ, वो एक बड़ा फैसला होगा और एक नजीर बनेगा। देखिए, एक सामान्य परिवार की लड़की जो अपने परिवार की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए एक रोजगार की तलाश में निकली थी और एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, उसके साथ इस तरह से जघन्य अपराध किया गया। और उसके बाद अपराध करने के बाद अपराधियों ने इसको छुपाने का भी कृत्य किया था, तो इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया। बाद में जांच में सारी चीजें सामने आई और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के तहत एक लंबा समय भी लोगों को इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि शुरू से ही जब से बिल्कुल अजय, बहुत लंबा समय लगा है, इतना बड़ा वक्त। और जब परिवार है, परिजन है, वो लगातार न्याय की मांग करते रहे। अभी क्या, अब जब दोषी करार दिए गए हैं तीनों ही आरोपी, तो क्या इसके बाद अंकिता के परिजन की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, जो ही अंकिता के परिजन शुरू से ही इन आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोर्ट की ओर से उनको न्याय जब दिया जा रहा है तो उसमें इन तीनों जो दोषी करार दिए गए हैं इनको फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। अब कोर्ट की ओर से क्या उनको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है या फांसी की सजा दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे प्रदेश में ये मांग जरूर थी कि इस तरह की जो घटनाएं करते हैं, इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो एक नजीर बने। तो कुल मिलाकर के अभी सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ से पर है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स लगाई गई है। जी बिल्कुल, चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाई गई और यह भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 मीटर के दायरे में पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। जो इससे जुड़े लोग हैं केवल वही प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं संदेह अभी भी है कि किसी तरह के इस दौरान जो हेरा फेरी है, कुछ इस तरह की चीजें निकल के सामने ना आए। और इसी के साथ अगर हम बात करें, अभी कितना वक्त है जब सजा सुनाया जाएगा? देखिए, चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया अभी चल ही रही है और उनको चूंकि दोषी करार कर दे दिया गया है, बाकी के जो अन्य कार्य हैं वो
चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, और संभवतः जल्द से जल्द अब उनको क्या सजा होगी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और जिस तरह से आपने कहा कि 200 मीटर का जो दायरा है पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, सील किया गया है। सिर्फ जो लोग मुकदमे से संबंधित हैं, वकील हैं, वही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये जो तीनों जो आरोपी रहे हैं, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती रही, कोर्ट में जब इनकी पेशी होती रही, तो उस दौरान उग्र भीड़ ने कई बार इनके साथ मारपीट भी की है। तो इस बार ये इस बात का ख्याल रखा गया है और चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगाई गई है, ताकि कहीं पर भी कोई ये इस तरह की घटना देखने को न मिले, क्योंकि अब तीनों लोग जो दोषी सिद्ध हो गए हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कोर्ट की ओर से फैसला होता है इनके खिलाफ, क्या इनको आजीवन कारावास दी जाती है या फांसी की सजा दी जाती है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलिए 200 मीटर का जो दायरा है, इतना पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सील किया गया, ताकि किसी तरह की कोई भी जो वारदात है वो ना होने पाए। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया और आरोपी तीनों को ही दोषी करार दिया गया है। लेकिन अब वक्त बहुत करीब है जब तीनों को सजा मुकर्रर की जाएगी कोर्ट की तरफ से। बढ़ते आगे, उत्तरी सिक्किम से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब एक टूरिस्ट वाहन नियंत्रित होकर तीस्ता नदी में जा गिरा। और यह घटना क्षेत्र के एक दुर्गम और संकरे मोड़ पर हुई, जहां अक्सर मौसम और सड़कों की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। नदी की तेज धारा और रात का समय रेस्क्यू ऑपरेशन को और कठिन बना रहे हैं, लेकिन राहत टीम जो है वो पूरी मुस्तैदी से जो है कोशिशें कर रही है। और अभी तक अगर हम बात करें तो वाहन में सवार लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है और उनकी स्थिति के बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से घटनास्थल के पास न जाने की अपील की और यह हादसा एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की जरूरत दिखाता है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है और बक्सा थाना क्षेत्र में NH 731 पर एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि बस बदलापुर से जौनपुर जा रही थी और तभी यह दुर्घटना हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और मामले की जो जांच है वो जारी है। तो यूपी में अगर हम बात करें तो जौनपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ये भीषण सड़क हादसा, और इसमें बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और बक्सा थाना क्षेत्र में NH 731 पर ये हादसा हुआ है। एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। और बढ़ते हैं आगे, बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने मंच से जनता का अभिवादन भी किया। साथ ही 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया है। इन परियोजनाओं से राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं से में हम अगर बात करें तो सड़कों, रेलवे, ऊर्जा, आवास और सिंचाई से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं इनमें शामिल है, जो राज्य के जो बुनियादी ढांचे हैं उसे और मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को बिहार के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे बल्कि राज्य की आर्थिक गति को भी बल मिलेगा। और इस अवसर पर उन्होंने बिहार की जनता को समर्पण और प्रगति का भरोसा भी दिलाया। बढ़ते आगे, बिहार के काराकाट में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारंपरिक अंदाज में स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्हें प्रसिद्ध मधुबनी कला से सुसज्जित एक शॉल भी भेंट की गई, जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। और इसके साथ ही उन्हें चांदी का एक विशेष स्मृति चिन्ह स्वरूप सिक्का भी भेंट किया गया, जो सम्मान और आभार का प्रतीक था। यह सम्मान समारोह प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और उद्घाटन भी किया। मधुबनी कला, जिसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, यहाँ हाथ से बनाई जाती है और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की झलक पेश करती है। और इस पारंपरिक शॉल और चांदी के सिक्के के माध्यम से स्थानीय लोगों ने अपनी गहरी श्रद्धा और स्नेह जो है वो जताया है। प्रधानमंत्री ने भी बिहार के सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की। और वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते चले, आज एक अहम राजनयिक मुलाकात होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ताजमान सिंह होटल में मुलाकात करेंगे। भारत न्यूजीलैंड संबंधों पर इस दौरान चर्चा होगी। मजबूत करने पर संयुक्त बयान जारी होने की संभावना भी जताई जा रही है। लगभग 3:30 बजे ये जो है भेंट होने की संभावना जताई जा रही है, मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। और इस दौरान दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उन्हें मजबूत करने और सहयोग पर चर्चा की जाएगी। और यह मुलाकात भारत न्यूजीलैंड के गहरे होते रिश्तों का प्रतीक मानी जा रही है। ऐसी संभावना है कि बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी किए जा सकते हैं। बढ़ते आगे, पुणे में आयोजित पासिंग आउट परेड आज ऐतिहासिक रही, जहां एनडीए की पहली महिला कैडेट बैच ने 300 से अधिक पुरुष कैडेट्स के साथ पास आउट होकर इतिहास रच दिया है। इस गौरवपूर्ण समारोह का निरीक्षण मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने किया। समारोह के बाद महिला कैडेट्स ने पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया। और पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही, जहां मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने कहा कि आज एनडीए से 17 महिला कैडेट्स ने जो है स्नातक की उपाधि हासिल की है और वे परेड में अन्य कैडेट्स का अभिन्न हिस्सा भी रही। उन्होंने इसे न सिर्फ समय के साथ बदलाव की मिसाल बताया, बल्कि ये भी कहा कि सेवाओं और एनडीए ने इन्हें कितनी खूबसूरती से अपने ढांचे में शामिल किया है। और वहीं केरल के कोट्टायम जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। और दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जयराम रमेश और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं के बयानों से भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की गई। पात्रा ने अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर के उस लेख का भी जिक्र किया, जिसमें भारत की तकनीकी और जीत और मेड इन इंडिया तकनीकों की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरुआत से ही सरकार और सेना के खिलाफ सवाल उठाए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा है।
और पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में हुए धमाके बाद एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। जिले के एसएसपी अखिल चौधरी ने जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और बीते दिन बीएसएफ जवानों ने पंजाब के पठानकोट जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब एक संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ लिया और यह कार्रवाई उस समय हुई जब जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और तत्परता से उसे हिरासत में भी लिया। प्रारंभिक पूछताछ में घुसपैठ की पहचान और मंशा की जानकारी जुटाई गई और इसके बाद उसे आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए नरोट जैमल सिंह पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और सतर्कता को और तेज करने की बात कही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।